हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 4.1 जो कि है द सिविल वॉर। इसमें हम यही चीज़ें देखेंगे कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसके अगेंस्ट किसने क्या एक्शंस लिए और उन एक्शंस का रिजल्ट क्या हुआ, वही सारी चीज़ें आज हम इधर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो बोल्शेविक पार्टी होती है वो ऑर्डर देती है कि जो लैंड है उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि अगर कुछ भी अनफेयर तरीके से हुआ है तो वो वापस से सही हो जाएगा। तो इसीलिए जो आर्मी है वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो आर्मी में ज़्यादातर सोल्जर्स होते हैं वो पीजेंट्स होते हैं। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि जब उन्हें सोल्जर्स कम पड़ रहे थे तो उन्होंने सबको बुला लिया था, जो लायक है वॉर में आने के लिए उन्होंने सबको बुला लिया था, पीजेंट्स को, वर्कर्स को। तो इसीलिए अब जो पीजेंट्स हैं वो अपने घर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी चाहिए था लैंड, क्योंकि वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो इसी बीच जो नॉन बोल्शेविक हैं, सोशलिस्ट, प्लस जो सपोर्टर हैं ऑटोक्रेसी के, जो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी के पास पावर हो, किंग के पास, और जो लिबरल्स हैं उनके लीडर्स चले जाते हैं साउथ रशिया में और अपनी ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। किस लिए? बोल्शेविक्स के साथ लड़ाई करने के लिए। अब हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इन्हें किन कलर से कंसीडर किया है, क्योंकि बुक में भी हमारी उन्हीं कलरों के ही बिहाफ पे फिर बातें की गई हैं। तो पहले देख लेते हैं। तो जो बोल्शेविक्स हैं उन्हें रेड कलर से कंसीडर किया है, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं उन्हें ग्रीन कलर से कंसीडर किया है, जो प्रोजारिस्ट हैं उन्हें वाइट कलर से कंसीडर किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 जो ग्रीन होते हैं और वाइट होते हैं, मतलब कि जो प्रोजारिस्ट होते हैं वाइट एंड ग्रीन, मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो, वो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को, और इनको सपोर्ट करने आगे आते हैं फ्रेंच, अमेरिकन्स, ब्रिटिश एंड जापानीज़, क्योंकि वो भी डरते हैं कि ये जो सोशलिज्म है इसका ग्रोथ रशिया में ना हो, क्योंकि फिर इसका इम्पैक्ट उन्हें भी पड़ेगा। तो इसी सिविल वॉर के तहत ये जो लूटिंग है वगैरह वगैरह, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग भूखमरी से उस टाइम पे मर रहे थे, बहुत ज़्यादा डाकू वगैरह आते थे, लोगों का सामान लूट के ले जाते थे, और चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और ये सारी बातें उस टाइम पर कॉमन लगती थी। अब जो सपोर्टर्स हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के वाइट्स में, वाइट्स कौन, मतलब प्रोजारिस्ट में जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो हार्ड स्टेप लेना स्टार्ट कर देते हैं। किन के साथ? उन पीजेंट्स के साथ जिन्होंने लैंड पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि उन्हें अलाउ किया था ना जाके भाई तुम नोबल्स के लैंड पे कब्जा कर लो। तो उन्हीं के लिए ये लोग लेते हैं हार्ड स्टेप, और यही इनके एक्शंस जो इन्होंने लिए उन्हीं का नतीजा क्या होता है, जो इन्हें पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा था नॉन बोल्शेविक्स का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाय जनवरी 1920 जो बोल्शेविक्स होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं वापस से मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को, और ये ऐसा कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जद्दिदिस। मुस्लिम जद्दिदिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इन्होंने पहले भी सपोर्ट किया था। ये वो लोग होते हैं जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं टू लीड देयर सोसाइटी। देखते हैं टॉपिक 4.2 जो कि है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग सिविल वॉर जो बोल्शेविक्स होते हैं सारी इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को कर देते हैं नेशनलाइज, और क्या करते हैं ये जो लैंड्स होते हैं उन्हें कर देते हैं ये सोशलिस्ट, और जो पीजेंट्स होते हैं उन्हें ये अलाउ करते हैं कि हाँ आप लोग इस पे कल्टीवेशन कर सकते हो। और ये लोग एक सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें होता है कि वही जो हमारी इकोनॉमी है वो वर्क कैसे करनी चाहिए। तो इसमें ये क्या करते हैं, 5 ईयर पीरियड के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, अपने टारगेट्स को फिक्स करते हैं, सेट करते हैं 5 ईयर्स के लिए। और इसी के लिए जो गवर्नमेंट होती है इन्हें प्राइजेस भी फिक्स करके देती है कि आपके पास 5 साल में इतने पैसे हैं और आपको इतने डेवलपमेंट लानी है। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिली भी थी फर्स्ट 2 प्लान्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो 5 ईयर प्लान था ना उसमें देखने को मिली थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और वो कौन से थे, 1927 टू 1932 में था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और सेकंड था 1933 से 1938 के बीच में सेकंड 5 ईयर ये जो प्लान था।
अब देखते हैं, जो इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ हो रही थी, इवन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी भी ग्रोथ हो रही थी। Between 1929 and 1933 by 100% in case of oil, coal and steel। पर अभी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं और इतनी ज़्यादा मतलब तरक्की भी इन लोगों को मिल रही है, बट अगर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इतनी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, तो लेबर भी चाहिए और लेबर वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, बट जो उन लेबर्स का वर्किंग कंडीशन है उनकी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि एक सिटी है मैग्नेटोग्रस नाम की, उधर कंस्ट्रक्शन होनी थी एक स्टील प्लांट की, वो सिर्फ 3 ईयर्स में ही अचीव कर लिया गया टारगेट्स रेदर देन 5 ईयर। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श लाइफ जी रहे हैं, और इसी के रिजल्ट में क्या हुआ, 550 स्टॉपेजेस देखने को मिली ऑफ वर्क इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मतलब इतने लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में काम करना बंद कर दिया कि भाई हमारी जो कंडीशंस हैं उन्हें इम्प्रूव करो, अदरवाइज वी विल नॉट कम एट वर्क। अब इसी के रिजल्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, प्लस अरेंजमेंट्स करना स्टार्ट किया कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं और ये जो पीजेंट्स हैं ये यूनिवर्सिटी में कैसे एंटर करेंगे, और क्रैचेस बनवाना शुरू कर दिया वर्किंग प्लेसेस पे। वो वुमेन के जो बच्चे हैं वो वहाँ जाकर खेल सकते हैं, उधर गार्डन टाइप्स के बनवा दिए उनके बच्चों के लिए कि उनके बच्चे वहाँ जाके खेल सकते हैं और वुमेन्स अपना काम कर सकती हैं। और मॉडल लिविंग क्वार्टर्स को भी सेटअप किया गया और इन्हें चीप हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई गई। बट इसका जो इफ़ेक्ट था वो अनइवन था। अनइवन मतलब कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, तो कहीं पे नहीं था। और ऐसा क्यों था, इसका रीज़न था कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे, जो पैसा था, वो लिमिटेड था, क्योंकि उन्हें पहले से ही सेट करके दिया जाता है कि आपको इस 5 साल में इतने पैसे में डेवलपमेंट लानी है। अब देखते हैं टॉपिक 4.3, स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। इसमें देखते हैं बाय 1927 टू 1928 जो टाउन्स थे सोवियत रशिया के, उधर जो फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा घट जाती है। गवर्नमेंट इन्हें फिक्स करके देती है ग्रेन के प्राइसेस कि आपको इतने दाम में बेचने हैं, बट ये जो पीजेंट्स होते हैं ये मना कर देते हैं अपने ग्रेन्स को गवर्नमेंट बायर्स को बेचने के लिए। स्टेलिन कौन है? स्टेलिन ने लेनिन के डेथ के बाद पार्टी को हेड किया था, तो उन्हीं का नाम है स्टेलिन, और इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए इमरजेंसी मेजर्स को। इन्हें लगता था कि जो रिच पीजेंट्स हैं प्लस जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक को बंद कर रख लेते हैं अपने गोदाम में, कि जब महंगाई आएगी तो हम इसको हैवी प्राइस पे बेचेंगे जिससे कि उनका प्रॉफिट होगा। इसी चीज़ को स्टेलिन ने बिल्कुल स्टॉप करवाया, ख़त्म करवाया, प्लस जो उनके पास उनको जितना भी राशन पानी मिला उसको उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको ले लिया। और इन 1928 जो पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में टूर करना स्टार्ट किया, और जहाँ जहाँ उन्हें ग्रेन मिला उन्हें कलेक्ट कर लिया। मतलब जो कुलाक्स के पास मिला, बेसिकली कुलाक्स को भी रेड करना स्टार्ट किया। कुलाक्स कौन होते हैं? कुलाक्स होते हैं रिच पीजेंट्स जो कि अपने लैंड पे पुअर पीजेंट्स को वर्क के लिए उनकी दिहाड़ी देते हैं, और उन्हें होता है, कुलाक्स को होता है ज़्यादा प्रॉफिट, जबकि मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत कर रहा है लेबर, मेहनत कर रहा है पुअर पीजेंट्स, बट इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो गवर्नमेंट ने इनको भी रेड करना स्टार्ट किया। शॉर्टेजेस थी वो फिर भी अभी तक बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, अभी भी कंटिन्यू चल रही थी। इसी के लिए स्टेलिन ने डिसीजन लिया कि भाई कलेक्टिवाइज फार्म्स को अरेंज करना चाहिए। तो इसी में आर्ग्यू हुआ कि जो ग्रेन शॉर्टेज है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये स्मॉल पार्ट्स में बांट दिए गए हैं लैंड्स, और कुछ आदमी ही इन स्मॉल लैंड्स को होल्ड कर रहे हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से जो हमारी ग्रेन की सप्लाई है वो घट रही है। आफ्टर 1917 हैड गिवन लैंड टू, मतलब 1917 के बाद जो लैंड्स हैं पीजेंट को दे दिए जाते हैं
बट इसमें क्या होता है, जो इनके लैंड्स हैं पीजेंट्स के, वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाते, वहाँ पे मशीनरी वगैरह नहीं आ पाती, इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाती। अब क्या होता है, फ्रॉम 1929 जो पार्टी होती है पीजेंट्स को फोर्स करती है कि आप कल्टीवेट करो इन कलेक्टिव फार्म्स। इसको सिस्टम ऑफ कॉलकोस भी कहते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो मतलब ये बोलती है कि आप सारे साथ में काम करो यहाँ पर, बट जो पीजेंट्स होते हैं वो इस बात से खुश नहीं होते, जबकि जो प्रॉफिट होता है वो सब में शेयर हो जाता है। इसी को देखते हुए पीजेंट्स जब इसे लाइक नहीं करते बट उन्हें काम करना पड़ रहा होता है, तो कभी कभार पीजेंट्स अपने लाइफ स्टॉक को भी डिस्ट्रॉय कर लेते थे। दोज हु रिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड। जो भी कलेक्टिवाइजेशन की बुराई करता था या फिर उसके खिलाफ बोलता था, उन्हें ये लोग पनिशमेंट देते थे, गवर्नमेंट उन्हें पनिश करती थी। और कईयों को डिपोर्टेड कर दिया, जबकि कईयों को एग्जाइल कर दिया गया। और कलेक्टिवाइजेशन से जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स है वो देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि कलेक्टिवाइजेशन के मेथड को यूज़ करके कहीं हमें जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज दिखा हो या फिर वो अच्छी हुई हो, बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिला। इवन बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुई बिटवीन 1913 एंड 1933, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, और इसी को बोला जाता है मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन इन सोवियत हिस्ट्री। इसमें 4 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई थी सिर्फ भूख के मारे। और कई जो पार्टी के अंदर ही मेंबर्स थे, उन्होंने पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो या फिर ये जो कलेक्टिवाइजेशन कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे, ना तो इससे किसी को प्रॉफिट हो रहा है, उल्टा ये लोग करना भी नहीं चाहते, लेबर्स जो हैं ऐसे काम करना भी नहीं चाहते। यही सब देखते देखते स्टेलिन क्या करते हैं, और उनके सपोर्टर्स जो होते हैं वो इन पे चार्ज लगा देते हैं कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं सोशलिज्म के अगेंस्ट। बाय 1939 2 मिलियन लोगों को ये कैदी बना लेते हैं या फिर लेबर कैंप्स में भेज देते हैं उन्हें, जबकि उनमें से बहुत सारे लोग इनोसेंट थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बट कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई। टॉपिक 5, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। अब क्या हुआ, जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप की, उसने इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया जिस तरीके बोल्शेविक्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, पावर को अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, कम्युनिस्ट पार्टी आई, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और कई लोगों को एजुकेशन भी मिली यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट के अंडर। बट बाय 1950s लोगों ने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। मतलब जो हमने इतना रशियन रेवोल्यूशन किया वो इस गवर्नमेंट के लिए नहीं किया था, ये हमारा गोल नहीं था, हमारा गोल था डेमोक्रेसी। यही चीज़ें लोगों ने बाय 1950s रियलाइज़ करना स्टार्ट की, और इसे बोला गया बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ग्रेट पावर। मतलब कि ये एक बैकवर्ड कंट्री है जिसके पास पावर तो है, इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, डेवलपमेंट है, बट एसेंशियल फ्रीडम नहीं है। एंड बाय 20th सेंचुरी जो इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, किसकी, यूएसएसआर की, मतलब जो रशिया की, ये रशिया, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, एज अ सोशलिस्ट कंट्री हो गई। मतलब कि इसको सोशलिस्ट कंट्री बोल दिया गया कि हाँ भाई ये एक सोशलिस्ट कंट्री है जहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का रूल होता है। सो गाइज, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड विद दिस मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, दैट हु वाज कुलाक्स। कुलाक्स कौन थे, मैंने आपको अभी समझाया भी था इन डिटेल। सो यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन दैट हु वाज कुलाक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।